सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल सी टी वी एंड इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज द म्यूचुअल फंड। सो हम इधर रिवाइज करेंगे म्यूचुअल फंड चैप्टर। ठीक है, तो ये देखो एस एफ एम और एफ आर में दोनों में सेम ही है। ठीक है, पर एफ आर में जनरल एंट्रीज पूछ ली जाती है। सो थोड़ा सा ऐसा है कि म्यूचुअल फंड के बारे में तो सबको पता ही है, बट फिर भी हम ब्रीफ में इसके कंसेप्ट को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम जो है इसके म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन तो करेंगे ही। ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट है जो समझने लायक है, जैसे कि पीपल आर लेफ्टिंग इक्विटी, वो इक्विटी छोड़ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि म्यूचुअल फंड थोड़ा सा सिक्योर्ड होता है। और म्यूचुअल फंड में भी इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, मतलब कि म्यूचुअल फंड में भी इक्विटी बेस्ड है, तो इनको इक्विटी का ही फ्लेवर म्यूचुअल फंड में भी मिल जाता है। तो लोग इक्विटी लेफ्ट कर देते हैं, एक देता है कि इक्विटी में आपको एक अर्निंग होती नहीं है और आप सिर्फ म्यूचुअल फंड से आपको इंटरेस्ट भी होता है, रिकरिंग अर्निंग्स भी होती है, तो वो सब चीज़ें भी देखी जाती है। ठीक है, तो अब आती है बात रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में कौन कौन से रिटर्न्स होते हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले री इन्वेस्टमेंट। देखो रिटर्न्स जो होते हैं, तो हमारी जो अर्निंग्स होती है वो तो होती ही होती है, तो अर्निंग्स तो है ही है। साथ ही साथ तो जो अर्निंग्स होती है वो अर्निंग्स हम समझते हैं। अब देखो अर्निंग ये है कि अर्निंग्स या तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो या तो उसको री इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो या री इन्वेस्ट कर दो। तो अभी अपन समझते हैं कि किस टाइप की अर्निंग्स होती है। ठीक है, तो अर्निंग्स हम रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड समझेंगे। ठीक है, अर्निंग भी 3 तरीके की होगी, जब हम वो आगे पढ़ेंगे। फिर एनएवी पर यूनिट हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड भी एक तरीके से पोर्टफोलियो ही है, तो पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज़ रहेगा और कुछ कैश और बैंक बैलेंस रहेगा, तो टोटल उसको ऐड करेंगे और कुछ एक्रूड इंटरेस्ट और लाइबिलिटी रहेगा। तो इस तरीके से हम नेट एसेट निकालेंगे और नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करके एनएवी पर यूनिट आएगा। फिर एक इफेक्टिव यील्ड कैलकुलेट होगा, तो इफेक्टिव यील्ड भी पर एनम का कैलकुलेट होगा, और जो है इफेक्टिव यील्ड भी पर एनम कैलकुलेट होता है, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो आता है वो होल्डिंग पीरियड यील्ड होता है। ठीक है, फिर आती बात कंसेप्ट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, एनएवी का कंसेप्ट समझेंगे। एनुअलाइज यील्ड, डिविडेंड, री इन्वेस्टमेंट करके कुछ कंसेप्ट है। एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन करके कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट है। फिर शार्प रेशियो, टेनर रेशियो, जैनसन अल्फा, ये आएंगे कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड अर्निंग्स में। तो देखो क्या होता है कि इंसान इक्विटी से शिफ्ट होकर म्यूचुअल फंड में जा रहा है, तो अल्टरनेटिव अर्निंग जो इक्विटी की थी, वो इक्विटी की अल्टरनेटिव अर्निंग्स को छोड़ के वो म्यूचुअल फंड में आ रहा है, तो वो म्यूचुअल फंड से कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा कि यार म्यूचुअल फंड, यार तुम इतनी अर्निंग तो कम से कम दो, ताकि मैं वो छोड़ के आया हूँ, मैं तुम्हारे पास आया हूँ वो छोड़ के। ठीक है, तो मेरे को कम से कम उतना तो बेनिफिट चाहिए ही ना, तो कम से कम तुम्हारी इतनी अर्निंग्स होनी चाहिए, ताकि मेरा वो कंपेंसेट हो जाए। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो जो है हम म्यूचुअल फंड से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की अर्निंग्स कितनी होनी चाहिए। तो वही बात है कि वो जो रिकरिंग, जो हमारी जो अल्टरनेटिव अर्निंग है, अल्टरनेटिव अर्निंग डिवाइड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस। तो 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस, कुछ इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं जब हम म्यूचुअल फंड को करते हैं परचेज, तो कुछ इनिशियल एक्सपेंडिचर होते हैं, तो वो जो है अल्टरनेटिव अर्निंग जो हमारी है, जो इक्विटी से हमको हो रही है अल्टरनेटिव अर्निंग डिवाइड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस इन म्यूचुअल फंड। तो 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस इन म्यूचुअल फंड, तो जो है वो हमने डिवाइड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस इन म्यूचुअल फंड प्लस रिकरिंग एक्सपेंडिचर म्यूचुअल फंड के है, हमने ऐड करा, तब जाके म्यूचुअल फंड की अर्निंग्स है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड की अर्निंग्स ऐसी होती है परसेंटेज वाइज अगर हम कैलकुलेट करें तो। फिर दूसरा तरीका एक ये भी है कि अर्निंग्स कितने तरीके की होती है, या अर्निंग को अमाउंट में कैसे कैलकुलेट करें। ये तो हमने अर्निंग कैलकुलेट करा परसेंटेज में कि अल्टरनेटिव अर्निंग रहेगी 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो कुछ इनिशियल एक्सपेंडिचर परसेंटेज में देके रखेंगे। अल्टरनेटिव अर्निंग जैसे 16% है, 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर कुछ परसेंटेज में देखे रखेंगे, और रिकरिंग एक्सपेंडिचर रहेगा। तो ये जो है ऐसे में आप जो है म्यूचुअल फंड की अर्निंग्स निकाल लोगे। ठीक है, और वैसे भी अगर अमाउंट में भी देकर रखे तो अमाउंट में भी निकाल लोगे, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका निकालने का, जैसे एनएवी में चेंज होता है, तो चेंज इन एनएवी, तो म्यूचुअल फंड है, पोर्टफोलियो है, ठीक है, चेंज इन एनएवी होगा, तो चेंज इन एनएवी। इनकम और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूट करा है, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो इनकम और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो ठीक है वो आ जाएगा, और चेंज इन एनएवी आ जाएगा। ठीक है, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो इनकम अनडिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या होगा, देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम तो वैसे भी एनएवी में चले जाएगा, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम जैसे ही एनएवी में जाएगा तो री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ना, तो चेंज इन एनएवी में वो कवर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाला इनकम। तो इनकम जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कैपिटल गेन कमाया है डिस्ट्रीब्यूट किया है, और साथ ही साथ चेंज इन एनएवी, तो इस तरीके से ये रिटर्न आता है, और ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है। ठीक है, अब होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है, ऑल रिटर्न्स और एनएवी, जो हमारी एनएवी होती है डिवाइड बाय ऑल रिटर्न्स, तो ऐसे करते हुए हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न आता है। ठीक है, तो ऑल रिटर्न डिवाइड बाय एनएवी एट स्टार्टिंग, तो जो है हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न आता है।
और जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो इनकम और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं, इनकम और कैपिटल गेन का री इन्वेस्टमेंट जब होता है तो री इन्वेस्टमेंट होता है तो वो NAV 1 पे होता है, मतलब कि जो लेटेस्ट NAV होती है ना वो उस लेटेस्ट NAV पे जो है उसका री इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली। और ठीक है, तो इक्विटी से म्यूचुअल फंड में अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कुछ खर्चे हैं जैसे इनिशियल एक्सपेंडिचर, रिकरिंग एक्सपेंडिचर। तो 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर को तो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, ऊपर अल्टरनेटिव अर्निंग रखेंगे, प्लस साथ ही साथ इसमें जो है हम रिकरिंग एक्सपेंडिचर का परसेंटेज ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा म्यूचुअल फंड अर्निंग्स कैलकुलेट होगा। फिर बात आती है म्यूचुअल फंड अर्निंग का जो है फॉर्मूला है कि जो अल्टरनेटिव अर्निंग्स है या अपन बोल सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में से 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर माइनस होकर प्लस करेंगे रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना इस पे SM में क्वेश्चन है, ये सॉरी SFM में क्वेश्चन है। ठीक है, तो SFM में क्वेश्चन है तो याद रखना कि वो SFM में क्वेश्चन से हम उधर करेंगे, पर सिंस अभी अपन FR करें इसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन इधर नहीं मिलने वाले। ठीक है, अब जो भी रिटर्न है उसको एनुअलाइज रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो एनुअलाइज रिटर्न मतलब कि तीनों का पर एनम करना पड़ता है। रिटर्न जो म्यूचुअल फंड में होते हैं वो चेंज इन NAV होता है, जो NAV 1 माइनस NAV 0 है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो है ये जो रिटर्न आता है ये तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है। ठीक है, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग लेंगे और फिर ये अब ये जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है तो जो ऑल रिटर्न इन अ मंथ, तो जो भी है आपका आप जितना भी रिटर्न है मंथ में और मंथ की स्टार्टिंग का जो NAV बैलेंस है तो इसमें आप डिवाइड करते हैं, तो ऐसे में जब आप कन्वर्जन होगा वो एनुअल में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न्स डिवाइड बाय NAV करना पड़ता है अपने को। और ठीक है, तो ऑल रिटर्न्स इन अ मंथ और M0 का NAV बैलेंस है तो डिवाइड बाय उससे करते हैं तो एनुअल रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो हमको मंथली रिटर्न, ये तो मंथली रिटर्न आएगा। सी तो ऑल रिटर्न्स इन अ मंथ, एक मंथ में कितने भी रिटर्न्स हो और M0 का NAV बैलेंस, मंथ 0 का NAV बैलेंस आ जाएगा। तो ईयर 0 का NAV बैलेंस है और जितने भी रिटर्न्स है ये हमने रिटर्न डिवाइड बाय M0 का NAV बैलेंस किया। तो ऐसे केस में जो है ये हमारा मंथली रिटर्न आया जिसको एनुअल में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 12 करके, जैसे भी ये होल्डिंग पीरियड से हम जो है उसको एनुअल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब अर्निंग्स नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग लेंगे, हमको अर्निंग से नहीं लेना देना, हमको डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग से लेना देना है। डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग है तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग है, जो रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग है उसको हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग वो तो NAV में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मंथली रिटर्न बोले तो अभी हमको एनुअल रिटर्न भी निकालने का है। ठीक है, तो वही है कि जब आपने NAV 0 है, NAV 1 है, कुछ इनकम और कैपिटल गेन है, वो जब री इन्वेस्टमेंट होता है तो री इन्वेस्टमेंट जो टोटल गेन होता है, टोटल गेन NAV 1 पे होता है री इन्वेस्टमेंट, और नई नंबर ऑफ़ यूनिट आती है, वो री इन्वेस्टमेंट पे जो है नंबर ऑफ़ यूनिट नहीं आती है, तो पुरानी यूनिट और नई यूनिट करके पूरी नई यूनिट्स आती है। ठीक है, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो आपका रिटर्न का कंपोनेंट होगा चेंज इन NAV, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। पर अगर री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो अर्निंग को आप री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो चेंज इन NAV होगा, फिर आपका ना जो वो है इनकम गेन डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला। तो अगर आप बात करें कि अगर जब री इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ऐसे केस में ओल्ड यूनिट है और NAV है, ओल्ड यूनिट है आपकी NAV है तो आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, फिर आपकी ओल्ड यूनिट प्लस न्यू यूनिट रहेगी और नया NAV रहेगा। तो नई यूनिट्स, रिफ्रेश्ड यूनिट्स या नई यूनिट्स नया NAV माइनस पुरानी यूनिट पुराना NAV, जैसे करते हुए आपका जो है कैलकुलेट होगा आपका जो पर्टिकुलर रिटर्न है, उसमें फिर जो है रिटर्न ऐसे कैलकुलेट होगा। बाकी एक वो होता है कि जो यूनिट प्राइस होता है, यूनिट प्राइस होता है, पब्लिक ऑफर प्राइस होता है। तो अगर आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है तो पब्लिक ऑफर प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो POP माइनस यूनिट प्राइस डिवाइड बाय यूनिट प्राइस, और अगर नीचे जा रहा है तो यूनिट प्राइस माइनस रिडेम्पशन प्राइस डिवाइड बाय यूनिट प्राइस। क्योंकि जब नीचे जा रहा है तो ऊपर से नीचे जा रहा है तो बेस इफेक्ट तो ऊपर वाला है, और यूनिट प्राइस से अगर POP मतलब पब्लिक ऑफर प्राइस ऊपर जा रहा है, यूनिट प्राइस से अगर ये पब्लिक ऑफर प्राइस ऊपर जा रहा है तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो बेस आपका नीचे है। तो ये सब आपको देखना पड़ता है। मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे कंसेप्ट जो है SFM में स्टडी कर लिए गए हैं पहले ही, तो हो सकता है कि यार आपको थोड़ा सा क्लिक नहीं हो, बट ये है कि हम इसको FR में अभी हम इसको तरीके से करेंगे। जब FR के हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो हम इसको FR में जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो FR में इसको हम तरीके से इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, अब ठीक है, अब ये NAV पर यूनिट है, कुछ NAV पर यूनिट का कैलकुलेशन होता है, ये तो ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और ठीक है, अब कैलकुलेशन NAV पर यूनिट हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो NAV में जो है एसेट की बात कर रहे हैं,
तो म्यूचुअल फंड यूनिट इशू करता है, पैसे रेज करता है, असेट में इन्वेस्ट करता है, तो बैंक होती है, पोर्टफोलियो होता है, उसमें से कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं, लाइबिलिटीज़ रहती है, अर्लियर्स ऑफ एक्सपेंडिचर रहता है। तो ऐसे केस में क्लोजिंग नेट एसेट आता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट है और NAV पर यूनिट आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अभी NAV पर यूनिट कैलकुलेट होता है। तो असेट होती है, असेट में से एक्रूड एक्सपेंडिचर पेबल, अदर लाइबिलिटीज़ और अमाउंट पेबल है और अर्लियर ऑफ एक्सपेंडिचर है, तो हमारा क्लोजिंग नेट एसेट आता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करते हैं तो हमारा NAV आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव यील्ड की बात करें तो होल्डिंग पीरियड यील्ड जो है, जिसको डिवाइड बाय होल्डिंग पीरियड इंटू 12 कर देंगे तो इफेक्टिव यील्ड आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसा कुछ खास तो है नहीं, इसमें हमने पढ़ लिया है। बाकी जो है इसमें डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है, तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाला कंसेप्ट थोड़ा सा देखने लायक है, वो हम इसको समझेंगे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट को। पर इसके पहले हम कंसेप्ट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड NAV समझे। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में सारे रिटर्न आते हैं, पर NAV मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में तो सारे रिटर्न आते हैं, पर जब हम NAV पे जाएंगे तो NAV जो एक्सटेंट तक डिविडेंड पे आउट हो गया है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सटेंटेड डिविडेंड पे आउट हो गया है वो दूसरों को जा चुका है, तो उसका NAV पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो वो माइनस होगा। और जो जो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, जो री इन्वेस्ट हुई है, वो NAV में आता है। फिर एनुअलाइज यील्ड की बात करें, इफेक्टिव यील्ड की बात करें, तो अगर जो है यही बात है कि आपका जैसे कि एनुअलाइज यील्ड देके रखा है 73.52, आपने इन्वेस्टमेंट करा है 1000 यूनिट का और 10,000 यूनिट का इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने 1 जुलाई 2007 को करा है और NAV आपको 31/3/10 की निकालनी है और एनुअलाइज वैल्यू आपको देकर रखा है 73.52, जैसे केस में 1 जुलाई 2007 से 31/3/2010 तक जो है मंथ आते हैं वो 33 महीने आते हैं। एनुअलाइज यील्ड 73.52 है, तो 73.52 डिवाइड बाई 12 इंटू 33 कर देना, तो ऐसे ना जो है हमारा एनुअलाइज यील्ड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा एनुअलाइज यील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से एंड NAV तक पहुंच जाते हैं। होल्डिंग पीरियड यील्ड और एनुअलाइज यील्ड विच वर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एनुअल यील्ड। ठीक है, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है, या एनुअल यील्ड जो है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट होता है। ठीक है, तो ठीक है, ओके, इस तरीके से हमने क्वेश्चन करा। एनुअलाइज यील्ड भी रिटर्न ही है विच इंक्लूड 3 कंपोनेंट। सो NAV चेंज निकालना हो तो एक्सक्लूड डिविडेंड। एनुअलाइज यील्ड भी रिटर्न ही है विच इंक्लूड, ठीक है, 3 कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट मतलब कि चेंज इन NAV और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमें NAV चेंज निकालना हो तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा डिविडेंड। इसके कॉन्सेप्ट सारे हम SFM में पढ़ेंगे। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है, तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का हमको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। पर अभी हम जो है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग NAV या नेट एसेट का कैलकुलेशन हम समझते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग NAV और नेट एसेट, तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग NAV में हम बात कर चुके हैं कि क्लोजिंग NAV का कंसेप्ट क्या होता है। क्लोजिंग NAV का कंसेप्ट ये है कि हम जो है पर्टिकुलर पोर्टफोलियो रहता है हमारे म्यूचुअल फंड में, हमारे फंड में जो है सिक्योरिटीज़ रहती है, तो पोर्टफोलियो सिक्योरिटी सब, ठीक है, पोर्टफोलियो सिक्योरिटी तो ओपनिंग NAV रहेगा हमारा। ठीक है, कुछ पोर्टफोलियो में अप्रिसिएशन रहेगा। ठीक है, ओपनिंग NAV रहेगा, कुछ पोर्टफोलियो में बढ़ेगा, या कुछ खुद से हम नए फ्रेश यूनिट परचेस करेंगे, तो कुछ तो पोर्टफोलियो में ही बढ़ जाएगा, कुछ हम खुद ही नए परचेस करेंगे फ्रेश यूनिट, इनकम रिसीव करेंगे, फिर हम कुछ रीपरचेस करेंगे यूनिट्स को। हमने जो यूनिट्स जो है इशू करी है, ये हमने इशू करी है, हम रीपरचेस कर देंगे कुछ यूनिट्स को। हो सकता है ना कि हमने कुछ रीपरचेस कर लिया यूनिट्स को, जो हमने यूनिट्स इशू करे थे, तो रीपरचेस करा हमने यूनिट्स, तो हमको हो सकता है कि हमको पैसे देने पड़ गए हो, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सब चीज़ें हैं, जब हम रीपरचेस करेंगे यूनिट्स को तो हमको पैसे देने पड़ेंगे, तो वही बात आती है। तो ठीक है, हमने फ्रेश यूनिट इशू करे तो पैसे आए, पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन है तो ठीक है, इशू करे फ्रेश यूनिट तो पैसे आए, इनकम हमने कुछ रिसीव करा, हमने कुछ यूनिट्स को रीपरचेस करा तो हमारे पैसे गए, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट करा तो पैसे गए। तो इसी तरीके से हमने जो है हमने ऐसे क्लोजिंग NAV निकाला। फिर बात आती है इशू प्राइस की और रीपरचेस प्राइस की। तो इशू प्राइस का मतलब क्या होता है कि ओपनिंग NAV में एंटी लोड ऐड हो जाएगा माइनस डिविडेंड इक्वलाइजेशन पेड माइनस होगा। तो इशू प्राइस में क्या होता है, इशू प्राइस में हमको ये समझना पड़ेगा कि ओपनिंग NAV तो ठीक है, एंटी लोड ऐड होगा और डिविडेंड इक्वलाइजेशन पेड माइनस होगा। ठीक है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन पेड माइनस होगा तो जाके हमारा इशू प्राइस आएगा। और जब रीपरचेस प्राइस होगी तो रीपरचेस प्राइस में ओपनिंग NAV में से हम जो है एग्जिट लोड माइनस करेंगे। एज ए म्यूचुअल फंड जो है हम ओपनिंग NAV में से एग्जिट लोड माइनस करेंगे और डिविडेंड इक्वलाइजेशन हम उसको पे करेंगे। तो ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कंसेप्ट है
ठीक है, कि जब जब हम क्या करते हैं कि जब हम ओपनिंग NAV जो हमारी रहेगी उसमें हम एंटी लोड ऐड करेंगे एज अ यूनिट, एज अ म्यूचुअल फंड ओपनिंग एंटी लोड ऐड करेंगे और डिविडेंड इक्वलाइजेशन पेड हम उसको माइनस कर देंगे। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन पेड जो है वो माइनस हो जाएगा। क्या बोला है, रीपरचेस करा है सस्ते में तो माइनस होगा, रीपरचेस करा है सस्ते में तो रीपरचेस कर रहे हो आप तो एग्जिट लोड माइनस होगा, इशू कर रहे हो तो ऐड होगा। वो शार्प रेशो, टेन्योर रेशो, जेनसन अल्फ़ा की बारे में बात करिए। ठीक है, तो अब हम जो है इस पर अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट। 15 मिनट में इसका रिवीजन हुआ, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि स्पैरो लिमिटेड इज अ सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड। ये तो सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड है। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको स्प्लिट कर देता हूँ। ओके, तो चलो ठीक है, स्प्लिट करा हमने और हम जो है अब ओके, तो स्पैरो होल्डिंग इज अ सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड। तो स्पैरो होल्डिंग जो है वो सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड है विच मेड इट्स मेडन NFO। ठीक है, सो क्या है, ठीक है, ओके, सो स्पैरो होल्डिंग है सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड है विच मेड इट्स मेडन न्यू फंड ऑफर ऑन 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को उसने ऑफर करा ₹10 फेस वैल्यू पर यूनिट। सब्सक्रिप्शन वॉज रिसीव्ड फॉर 90 लाख। तो ठीक है, स्पैरो होल्डिंग सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड है, मेडन NFO है ऑन 10 अप्रैल 2016। 10 वैल्यू का फेस है, 10 रुपये इसका फेस वैल्यू है। ठीक है, और 10 रुपये इसका फेस वैल्यू है। ओके, तो 10 रुपये फेस वैल्यू है। सब्सक्रिप्शन वॉज रिसीव्ड फॉर, तो 90 लाख यूनिट था। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 90 लाख यूनिट का। चलो इनवर्ड हुआ। एंड अंडर राइटिंग 90 लाख यूनिट से पैसे कितना आ गए, ठीक है, 90 लाख यूनिट से हमारे यहाँ पैसे आ गए अराउंड 900 लाख। ठीक है, एंड अंडर राइटिंग अरेंजमेंट वॉज ऑल्सो एंटर्ड इंटू विथ एफिनिटी कैपिटल मार्केट। तो एन अंडर राइटिंग अरेंजमेंट वॉज ऑल्सो एंटर्ड इंटू विथ एफिनिटी कैपिटल मार्केट के साथ अंडर राइटिंग अरेंजमेंट में भी एंटर हुआ। दैट एग्रीड टू अंडर राइट द इंटायर NFO 100 लाख। दैट द एग्रीड टू अंडर राइट द इंटायर NFO 100 लाख ऑन अ कमीशन ऑफ 1.5%। तो ठीक है, तो जो हमारा म्यूचुअल फंड यूनिट है मेडन NFO है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, तो सब्सक्रिप्शन है 90 लाख यूनिट का, और एन अंडर राइटिंग अरेंजमेंट वॉज ऑल्सो एंटेड इंटू विथ एफिनिटी कैपिटल मार्केट दैट एग्रीड टू अंडर राइट द इंटायर NFO। तो एक अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में भी एंटर हुए, अरेंजमेंट में भी एंटर हुए, जो पूरा अंडर राइट करेगा इंटायर NFO 100 लाख यूनिट का। तो 100 लाख यूनिट का पूरा इंटायर NFO को अंडर राइट करेगा, कमीशन 1.5% है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी रिसीव्ड, जो भी हमको मनी रिसीव हुआ, ठीक है, जो भी हमको मनी रिसीव हुआ 892 लाख वॉज इन्वेस्टेड। तो जो भी हमको मनी रिसीव हुआ वो उसमें 892 लाख वॉज इन्वेस्टेड। अब समझना पड़ेगा हमको कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था 90 लाख यूनिट का, अंडर राइट कर रहे हैं इंटायर 100 लाख यूनिट। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, 100 लाख यूनिट तो आपके वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। और जब 100 लाख यूनिट हो जाएंगे तो आपका 1000 लाख का तो आपका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, आपको उतने के पैसे आ जाएंगे, पर हाँ आपको अंडर राइटिंग कमीशन पे करना पड़ेगा। अब अंडर राइटिंग कमीशन कितना पे होता है, डिफरेंस पे होता है क्या? अंडर राइटिंग कमीशन पे कितने पे होता है, वो क्या 100, जैसे कि 90 लाख यूनिट्स का आपका जो है सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, तो 90 लाख और 100 लाख यूनिट है। तो देखो आपने अंडर राइटिंग कमीशन तो पूरी वैल्यू पर ही, फुल वैल्यू पर ही होगा कैलकुलेट। ठीक है, तो अंडर राइटिंग कमीशन क्या है, 1000 लाख है, 1000 लाख का 1.5% है। अरेंजमेंट तो उसने यही था ना, अरेंजमेंट कितने का था, 100 लाख यूनिट को मैं तुमको सब्सक्राइब करवा दूंगा। कल को सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता, इधर तो मिल गया, कल को नहीं मिलता तो 1000 लाख परचेस करता ना, तो रिस्क तो लेके चल रहा था, रिस्क लेकर चलेगा तो कमीशन भी मिलेगा। तो ठीक है, आपने 15 रुपये ठीक है कैलकुलेट किया। अब आती बात, आउट ऑफ द मनी रिसीव 892.5 लाख तो इन्वेस्ट हो गया ना, तो जो भी पैसा रिसीव हुआ आपका 892.5 लाख तो इन्वेस्ट हो गया, और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर अमाउंटेड टू 11.25 लाख। तो पूरा कैश बैलेंस की बात करें तो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर भी लग रहा है 11.25 लाख, और 892.5 लाख वो री इन्वेस्ट भी हुआ है। तो एक तरीके से हमारा जो है कैश आउटफ्लो तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस में भी हुआ है। ठीक है, तो ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी हुए हैं 11.25 लाख। तो ये हो गया हमारा। सो इस तरीके से हमारा जो है, हमने क्या समझा कि हमारा जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है,
या अपन बोल सकते हैं कि ये सब करने के बाद हमारा जो कैश बैलेंस आता है वो हमारा आता है 81.25। किस तरीके से 1000 हमारे पास आते हैं, 892.5 हम तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसी वक्त हमने अंडर राइटिंग कमीशन किया 15 का पे करा और 11.25 का मार्केटिंग एक्सपेंडिचर पे करा, 81.25 तो हमारा आ गया कैश बैलेंस। ये कैश बैलेंस अपने लेवल पे चल रहा है, ठीक है, ये कैश बैलेंस है, कैश पे कोई इंपैक्ट होगा कैश बैलेंस में जाएगा, ठीक है। चलो आती बात, तो अब समझते हैं कि हमने जो नोट्स में पढ़ा था, तो नोट्स में हमने पढ़ा था कि देखो असेट में ना, असेट में क्या पढ़ा था हमने, तो रिकॉल करते हैं। हमने नोट्स में पढ़ा था कि NAV पर यूनिट जब हम कैलकुलेट करें तो ध्यान रखना कि बैंक भी होता है, पोर्टफोलियो भी होता है, और असेट में कुछ एक्रूड इनकम भी होती है। वैसे तो वो पोर्टफोलियो में ही ऐड हो जाता है, बट एक्रूड इनकम भी होती है और एक्रूड एक्सपेंसेस जो पेबल होते हैं वो भी माइनस होते हैं, अर्लियर ऑफ एक्सपेंडिचर वो भी माइनस होता है। तो हमको तो असेट कैलकुलेट करनी ना, तो वो ये सब चीज़ें तो हमको देखने में आएगी। तो कुछ आउटस्टैंडिंग हो तो वो भी ऐड या लेस होगा, पर ये है कि इसका इम्पैक्ट कैश पे नहीं आता, ठीक है। कैश बैलेंस तो पूरा अलग ही चलता है, ठीक है। तो क्लोजिंग एंड नेट एसेट आएगी, आपको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है और आपका NAV पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। चलो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मार्च जो भी है, मार्च 2013, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मार्च 2013, ठीक है। अब ये शायद मार्च 2013 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 को तो फेस वैल्यू के शेयर दिए हैं, तो ये मार्च 2013 नहीं होगा। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च 2013, फंड सिक्योरिटीज हैविंग कॉस्ट, तो फंड ने सिक्योरिटी सोल्ड करी, फंड ने सिक्योरिटी सोल्ड करी है जिसकी कॉस्ट है 127.25 लाख, फेस वैल्यू है 54.36 लाख और 141.25 लाख पे बेचा। द फंड इन टर्न परचेज सिक्योरिटी फॉर 130 लाख। अब देखो क्या हुआ, क्या बोला गया है कि फंड ने सिक्योरिटी सोल्ड करी 127.25 लाख की सिक्योरिटी सोल्ड करी 141.25 लाख में। तो कायदे से देखा जाए तो सोल्ड करा 141.25 लाख, तो कैश में तो 141.25 का इम्पैक्ट आ जाएगा, और कि कैश में तो इम्पैक्ट आ गया इसका, पर देखा जाए तो इस पर तो कैपिटल गेन भी है, पर ठीक है समझते हैं इसको, ठीक है। तो सेल करा है, और सेल करा है तो 141.25 लाख हमारा आया, ठीक है। अब 121.25 लाख हमारा जो है ये आया, और फंड ने जो है सोल्ड करी सिक्योरिटी 127.25 लाख की 141.25 लाख में। द फंड इन टर्न परचेज सिक्योरिटी फॉर 130 लाख, और 130 लाख की सिक्योरिटी परचेज कर ली, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ फंड रेगुलेटेड बाय सेबी स्टिपुलेशन विच स्टेट दैट सेम शैल नॉट एक्सीड 0.25% ऑफ एवरेज फंड इन्वेस्टमेंट। तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द फंड, तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द फंड, तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द फंड आर रेगुलेटेड बाय सेबी स्टिपुलेशन विच स्टेट दैट द सेम शैल नॉट एक्सीड 0.25% ऑफ एवरेज फंड इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। ये बोलना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो एक्सपेंडिचर है आर रेगुलेटेड बाय सेबी स्टिपुलेशंस एंड स्टेट दैट सेम शैल नॉट एक्सीड, वो जो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर है वो 0.25% ऑफ एवरेज फंड इन्वेस्टेड से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। वो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर इससे ज़्यादा नहीं होगा 0.25% ऑफ एवरेज फंड इन्वेस्टेड से, और मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर 2.47 दे के रखा है। तो क्या हमको 2.47 माइनस करना है, क्या हम चेक कर लेते हैं ना कि वो जो 2.47 जो है एक्चुअल अमाउंट स्पेंड है 2.47, पहले ये चेक कर लो कि ये जो 2.47 है ये क्या ये लिमिट में आ रहा है, क्या एवरेज फंड इन्वेस्टेड के 0.25% की लिमिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके पहले हमको एवरेज फंड इन्वेस्टेड कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके हम पता कर पाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस की बात क्या करी है, तो इसके लिए वर्किंग नोट 3 इन्होंने दे के रखा है। जब वर्किंग नोट 3 हम देखते हैं तो वर्किंग नोट 3 में हमने ये समझा है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो उसने 2.47 करा है, ठीक है, पर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब कि हमने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करा है, तो 892.50 हमारा इन्वेस्टमेंट था, हमारा इन्वेस्टमेंट है, और जो है इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है हमारा 892.50 में से कुछ हमने सिक्योरिटी जो है 127.27 लाख की हमने सोल्ड करी थी, तो हमारा वो फंड इन्वेस्टेड जो है वो सोल्ड हुआ है, और फिर हमने 130 लाख का परचेज़ करा, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे करते समय हमारा क्लोजिंग फंड इन्वेस्टेड आ गया, ठीक है। तो फंड था हमारा, फंड सोल्ड सिक्योरिटीज हैविंग कॉस्ट 127.25 लाख, 141 में बेचा, इसका इम्पैक्ट तो कॉस्ट में चले गया, पर हम अगर फंड की बात करें, सिक्योरिटी फंड की बात करें,
तो एवरेज फंड इन्वेस्टेड कैसे निकलेगा कि 127.25 लाख को हमने बेचा, 130 लाख को हमने जो है 130 लाख को हमने पर्टिकुलर परचेस करा। तो इस तरीके से जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा बोल सकते हैं कि 892.5 है माइनस 127.50 है प्लस 130 है, तो इस तरीके से जो है हमारा 895.25 आ रहा है। एवरेज देखेंगे तो एवरेज निकलेगा और 0.25% ऑफ एवरेज फंड इन्वेस्टेड जो है 2.23 निकलेगा। तो 0.25% ऑफ एवरेज फंड इन्वेस्टेड 2.23 निकलेगा, ठीक है। तो जो 0.25% ऑफ एवरेज फंड इन्वेस्टेड 2.23 है। अब कायदे से कि मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर तो 2.47 लाख है। अब 2.47 लाख है तो 2.23 लाख अलाउड है, 2.23 लाख अलाउड है, 0.47 पेंडिंग है। तो 1.76 जो है एक्सपेंडिचर जो कैश में जो है मायने रखेगा, जो एक्सपेंडिचर है वो कैश में वो उतने मायने रखेगा मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर। तो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर जो हमने माइनस किया ये कैश वाला ये मायने रख रहा है हमारा, और कुछ मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि जो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर इसने एक्चुअल में करा है ये हमको इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर पेड हमारा 1.76 आता है। तो ठीक है, ये हो गया। डिविडेंड अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 2.51 लाख। तो डिविडेंड जो हमने अर्न करा इन्वेस्टमेंट में वो अमाउंटिंग टू 2.51 लाख है, ऑफ विच सच सम ऑफ 25,000 इज येट टू बी कलेक्टेड। समझना पड़ेगा हमको कि अब कैश वाला पोर्शन देखे तो 2.51 लाख का डिविडेंड अर्न किया है, पर 25,000 तो अभी भी कलेक्ट करना बाकी है। तो 2.51 में से हम अगर 0.25 मतलब 25,000 हम माइनस करें तो 2.26 हमारा डिविडेंड आता है, और ये डिविडेंड हमने रिसीव करा है, तो ये हमारा कैश आया। और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हम ये कैश देख रहे हैं, 25,000 तो अभी भी कलेक्ट करना है, तो 25,000 हमारा जो ही हमारा कलेक्टेबल में से 25 हमारे इधर ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम एसेट कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ हमको अगर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर पे करने हैं 47,000, तो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर आपका 47,000 उधर चले जाएगा। क्लोजिंग मार्केट वैल्यू पोर्टफोलियो की 1120.23 है, बाकायदा क्लोजिंग मार्केट वैल्यू 1120.23 दिखाएगा, और क्लोजिंग कैश बैलेंस भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है हमारा क्लोजिंग नेट एसेट भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा क्लोजिंग नेट एसेट कैलकुलेट हुआ तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करेंगे। हम नंबर ऑफ यूनिट करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट कितनी तो दे के रखी होगी नंबर ऑफ यूनिट, समझते हैं। तो अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स तो जो दे के रखी है वो तो 100 लाख यूनिट्स दे के रखी है, क्योंकि उसके बाद कोई फ्रेश यूनिट्स इशू नहीं करी। देखो यूनिट्स इशू करते हैं और सिक्योरिटी परचेस करते हैं। यूनिट इशू पैसा रेस करने के लिए करते हैं, और जो पैसा हमने रेस करा है उससे हम सिक्योरिटी परचेस करते हैं। तो कल को जो सिक्योरिटी परचेस करी है उसको यूनिट से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। वो यूनिट से समझना पड़ेगा कि वो यूनिट्स है, ठीक है। तो वो यूनिट्स डिवाइड बाय अपना 100 लाख यूनिट्स है, और इस तरीके से हमारा NAV पर यूनिट आता है 12। तो इस तरीके से जो है हमने हमारा कैलकुलेशन करा, ठीक है, जहाँ पे हमने कैश बैलेंस भी कैलकुलेट करा, और कैश बैलेंस में जो भी अरियर है बाकायदा उस अरियर और आउटस्टैंडिंग का बाकायदा इधर ट्रीटमेंट दिया। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट फी पेबल है, एक्रूड डिविडेंड जो हमको कलेक्ट करना बनता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो, क्योंकि आप जो है कैश बैलेंस आप कैलकुलेट कर रहे हो, पर आपको पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 टाइप के एसेट है ना, बैंक और पोर्टफोलियो। चलो ये हो गया कैलकुलेट, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला है कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी ओके। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द ईयर एंड NAV। हमको तो ईयर एंड NAV निकालना है, और म्यूचुअल फंड स्कीम ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो हमको ईयर एंड NAV कैलकुलेट करना है। तो UTI ने लॉन्च करा न्यू फंड स्कीम 6,000 करोड़ का। तो 6,000 करोड़ का जो है उसने एक नई स्कीम लॉन्च करी। अंडर राइटिंग कमीशन 1% पे होगा, ठीक है। तो अंडर राइटिंग कमीशन 1% ऑफ फंड शेयर्ड इक्वली बाय SBI, PNB एंड सिंडिकेट बैंक। तो न्यू फंड स्कीम है 6,000 करोड़ की, अंडर राइटिंग कमीशन है 1% ऑफ द फंड शेयर इक्वली। तो अंडर राइटिंग कमीशन हमारा 1% ऑफ द फंड है, जो SBI, PNB और सिंडिकेट जो है बैंक वो इक्वली शेयर करेगी, ठीक है। तो 1% है, ठीक है, हमारा अंडर राइटिंग कमीशन। फंड लॉन्च हुआ था 1/4/16 को, जिसकी फेस वैल्यू है 1,000 रुपी पर यूनिट। अंडर राइटिंग कमीशन तो हमने पूरा पे करा है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप क्वेश्चन कैलकुलेट करो हमको NAV निकालना है, तो आप 3 कॉलम बना लो। एक तो सबसे पहले किधर किधर कैश का इम्पैक्ट जाएगा। देखो 6,000 करोड़ है तो बाकायदा आपका कैश बैलेंस में 6,000 करोड़ ऐड हो जाएगा। अंडर राइटिंग कमीशन 1% पे है, तो 60 रुपये उधर पे हो जाएंगे। द फंड वॉज लॉन्च ऑन 1/4/2016, जिसकी फेस वैल्यू 1,000 है।
ठीक है। तो 1000 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। तो 1000 रुपये फेस वैल्यू है और अंडर राइटिंग कमीशन पे करा है फुल में। मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर जो सेबी अलाउ करता है वो 1% ऑफ द फंड रेज। तो 1% ऑफ फंड रेज जो है मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर अलाउड है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर अलाउड है 1% ऑफ फंड रेज। जो भी आपने फंड रेज करा है उसका 1% मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो अगर बात करें हाउ ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर वॉज 45 करोड़ ओनली। तो ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर तो 45 करोड़ ही थे। मैनेजमेंट डिसाइड टू डेफर द पेमेंट ऑफ 5 करोड़ इन दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो अब हमको समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर जो सेबी ने अलाउ किया है 1%, तो सेबी ने इतना अलाउ किया है, ठीक है, अलाउ बाय सेबी। तो ये मैक्सिमम लिमिट है, एक तरीके से हम जो बात करें ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, 1%। पर ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ईयर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर तो 45 करोड़ है। तो देखा जाए तो 45 करोड़ है और उसमें से 5 करोड़ तो डेफर कर दिया है, ठीक है। तो डेफर द पेमेंट ऑफ 5 करोड़ टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर टोटल 45 करोड़ है, 5 करोड़ डेफर किया है, तो कायदे से 40 करोड़ कैश में पे करा है और 5 करोड़ हमारा अरियर्स है। तो वो असेट अदर देन कैश वाले पोर्शन में चला जाएगा, लाइबिलिटी वाले साइड में जो एक्सपेंसेस हमारे पेबल है। अंडर राइटिंग कमीशन तो हम पहले ही माइनस कर चुके हैं, ठीक है। अब ऑन 1/5/2016 मतलब बात आ रही है ऑन 1/5/2016 टोटल फंड रिसीव्ड वाज इन्वेस्टेड। जो भी हमने फंड रिसीव करा है वो इन्वेस्ट हो गया आफ्टर डिडक्शन ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन एंड 100 करोड़ टू मीट द डे टू डे एक्सपेंडिचर। तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन एंड 100 करोड़ टू मीट डे टू डे मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर। तो अंडर राइटिंग कमीशन और 100 करोड़ जो है उसको माइनस करके जो है हमने इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है। अब सबसे पहले अंडर राइटिंग कमीशन अगर हम देखें तो आफ्टर टोटल फंड जो हमको रिसीव हुआ, सबसे पहले हमको फंड कितना रिसीव हुआ हमको जो है, तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन एंड 100 करोड़। तो अंडर राइटिंग कमीशन 60 है, तो 6000 का 60 जो है वो अंडर राइटिंग कमीशन माइनस किया, 100 करोड़ माइनस किया, तो 5840 इन्वेस्ट किया। तो जब इन्वेस्ट किया तो कैश हमारा कम हो गया, पर हमारी एसेट बढ़ गई 5840 से। तो इधर हमारा कैश कम हो गया, सिंपल सी बात है, और हमारी जो है एसेट बढ़ गई 5840 से। तो यही चला था नॉर्मल, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट फंड रिसीव्ड यील्ड 10% इंटरेस्ट पर एनम। तो इन्वेस्टमेंट फंड रिसीव्ड यील्ड 10% इंटरेस्ट पर एनम एंड इंटरेस्ट वाज रिसीव फॉर 3 क्वार्टर एंड इंटरेस्ट ऑन द लास्ट क्वार्टर इज येट टू रिसीव। तो यील्ड 10% है और रिसीव हुआ है 3 क्वार्टर का। तो सिंपल सी बात है कि 5840 का जो हम अगर इंटरेस्ट देखें तो उसमें 10% हम कैलकुलेट करें इंटरेस्ट, तो ये तो पूरे साल भर का है। पर अगर हम देखें तो हमको तो 9 महीने का तो रिसीव हो चुका है, मतलब हमको 438 का अमाउंट तो रिसीव हो चुका है, ठीक है। अगर हम 5840 को 10% करें और 9% का 9 महीने का कैलकुलेट करें तो हमको 438 का तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल चुका है। पर बचा हुआ इंटरेस्ट अभी बचा है, बचा हुआ इंटरेस्ट अभी हमको लेना बाकी है। 438 तो हमारा ऐड हो गया, पर बचा हुआ इंटरेस्ट हमको लेना बाकी है। मतलब कितना लेना बाकी है, 5840 का 10% माइनस, ठीक है, 5840 का 10% माइनस 438 हमने जो करा वो 146 से 146 जो है वो हमको लेना भी बचा हुआ है, लेना अभी बचा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, लेना अभी बचा हुआ है। तो जो हमारा है 438 है, तो 438 हमारा इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट 3 क्वार्टर का हमको तो रिसीव हो गया, ठीक है, हमको रिसीव हो गया। पर 5840 में से 438 तो हमने 584 में से 438 हम माइनस करें तो 146 अभी भी हमको लेना बनता है। तो जब 146 लेना बनता है तो कायदे से 146 हमारा लेना बनता है, तो कायदे से उसको शो करना चाहिए 2 महीने ड्यू टू बी रिसीव्ड। अब ये 146 क्यों नहीं शो हो रहा है, अब इसको हम समझते हैं कि इधर 146 क्यों नहीं शो हो रहा है, समझते हैं। इंटरेस्ट देखो क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट फंड रिसीव्ड यील्ड 10% पर एनम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 1/5/16 को करा है। हमको इन्वेस्टमेंट कब का निकालना है, हमको इन्वेस्टमेंट निकालना है 31/3 का, ओके। हमको एनएवी कब की निकालनी है देख लेते हैं एक बार, ईयर एंड एनएवी, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें तो ईयर एंड का निकालना है ना, 1/5/2015 से 1/5/2016 से 1/5/2017 तक नहीं जाना है हमको, 31 मार्च 2017 तक जाना है। तो 1/5/2016 से हमने अगर 9 महीने लिए तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अब दिसंबर और जनवरी बच, ओके। तो 1 मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। अब फरवरी और मार्च से 2 महीने का इंटरेस्ट हम लेंगे, 2 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है, तो ठीक है हम देख लेते हैं।
कि 584 तो हमारा वैसे भी साल भर का था, हमको तो 2 महीने का ही कैलकुलेट करना है, तो 97.33 हमको लेना बनता है इंटरेस्ट ऑफ 2 मंथ। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑफ 2 मंथ इधर लेना रादर देन हम इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ लेंगे। ऐसा नहीं है कि यार 9 महीने का इंटरेस्ट है तो बचा हुआ 3 महीने का ही हम जो है इंटरेस्ट इधर ऐड करेंगे। हमको 2 महीने का इंटरेस्ट ऐड करना है, क्योंकि अगर हम 3 महीने का इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं मतलब एक तरीके से हम ये कर रहे हैं कि हम 1/5/2016 मतलब 30 अप्रैल का हम जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। 30 अप्रैल का बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम 31 मार्च का कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, और ठीक है वो इस तरीके से है जो हमको सिर्फ वो 3 महीने का नहीं कैलकुलेट करते हुए हमको 2 महीने का कैलकुलेट करना है और हमें इंटरेस्ट 2 महीने का लेना है। ठीक है, हमने 2 महीने का इंटरेस्ट लिया। ठीक है, आती बात, द इंटरेस्ट रियलाइज इन कैश हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर 80%। अब जो आपने 438 का जो है इंटरेस्ट रियलाइज़ किया था उसका 80% तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 350.4 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पूरा का पूरा ये खत्म हो गया क्वेश्चन। अब जो है मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर जो अपन ने बात करी थी वो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर का है, वो हो गया। अब तो टोटल वैल्यू ऑफ फंड आ गया हमारा 6079.93। अब ये बात आती है कि टोटल एक्सपेंडिचर 6079.93 है। अब नंबर ऑफ यूनिट कितनी, कोई नई यूनिट इशू करी है क्या? कोई नई यूनिट इशू करी है बताओ? कोई सी भी नई यूनिट इशू नहीं करी है। ठीक है, 1000 रुपये के जो है फेस वैल्यू 1000 रुपये था। ठीक है, और 1000 पर यूनिट है और एक नई स्कीम से उन्होंने पैसा रेस करा है, तो कायदे से जो है 1000 फेस वैल्यू 1000 रुपये पर यूनिट है, तो एक तरीके से नंबर ऑफ यूनिट तो 6 करोड़ है। 1000 रुपये के भाव से 6000 रुपये रेस करे हैं तो 6 करोड़ यूनिट इशू करी है। सो इस तरीके से जो है हमने पूरा हमारा NAV कैलकुलेट किया। ईजी था, कुछ इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा था क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन हमसे। ठीक है, और ये भी है जरूरी, क्वार्टर स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने हमारा कैलकुलेशन ओवर किया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आता है इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आता है। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्लूड 10,000 शेयर। ठीक है, 10,000 शेयर थे इसके पोर्टफोलियो में, यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं भैया। 10,000 शेयर है, ए के बी के 8,000 शेयर है जो एक्वायर करे थे 30/10/16 को, 30/10/16 को एक्वायर करे। कॉस्ट ऑफ ए लिमिटेड शेयर 20 रुपीज़ है और 30 रुपये है बी लिमिटेड के शेयर। द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर 16/17 में, 16/17 के एंड में जो मार्केट वैल्यू है मतलब 31 मार्च 17 को इसकी जो वैल्यू है वो हो जाती है 19 और 32। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। शो इम्पॉर्टेंट अकाउंट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ फंड, फंड की बुक्स में अकाउंट एंट्रीज बतानी है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फंड की बुक में अकाउंट एंट्रीज बतानी है। सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट करा होगा, तो कितना इन्वेस्टमेंट करा है? 10,000 शेयर है और 8,000 शेयर है। ठीक है, तो 10,000 शेयर और 8,000 शेयर है, तो आपने इन्वेस्टमेंट करा होगा, तो ठीक है आपके पैसे गए होंगे। पर अब बात ये आती है कि जो इन्वेस्टमेंट तो आपने कर दिया, ठीक है, मार्केट वैल्यू 19 और 32 है, मतलब वो चेंज इन NAV वाला कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, चेंज इन NAV वाला कंसेप्ट आ रहा है। अब इधर जो है अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट तो है, इधर इन्होंने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखे म्यूचुअल फंड स्कीम का, तो उसमें ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों है। देखा जाए तो जो भी है स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अलग अलग सिक्योरिटीज़ में हो रहा है। ठीक है, मार्केट अब ए लिमिटेड में हो रहा है, बी लिमिटेड में हो रहा है। अगर मैं सबको भेल बना दूंगा, समझो, सबको मैंने भेल बना दिया तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट परफॉर्मिंग है, कौन सा इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस नहीं है। तो मेरे को सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। सेग्रीगेशन के लिए मेरे को हर एक का सेपरेट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो ए लिमिटेड में अच्छा 20 का 19 हो गया क्या? तो फिर अच्छा 20 का 19 हो गया है, तो जो 10,000 यूनिट है ना, ये नुकसान हो गया 10,000 का। ठीक है, तो रिवेन्यू कम हो गया। तो इफ जस्ट अ सेग्रीगेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेग्रीगेशन स्पेसिफिक अकाउंटिंग ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट, तो सेपरेट एंट्री है ईच इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अब हमको क्या करने का है? सेपरेट एंट्री ईच इन्वेस्टमेंट की करी हमने। तो ठीक है भैया, यही नाटक है कि आपका जो है
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी कम हो गई है, तो इसमें क्या किया है कि मार्केट वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, तो बाकायदा इन्होंने जो है रिड्यूस कर दिया। जब आती है डेप्रिसिएशन की बात, तो उन्होंने डेप्रिसिएशन को तो पूरा का पूरा पीएनएल में चार्ज किया, राइट। डेप्रिसिएशन को पूरा का पूरा रिवेन्यू अकाउंट में चार्ज किया, और जो एप्रिसिएशन था, एप्रिसिएशन को इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। तो ये जो है एंट्री, या जब डेप्रिसिएशन होगा तो इन्वेस्टमेंट कम नहीं कर रहे हैं, ये रिवेन्यू अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब रिवेन्यू अकाउंट इनका पीएनएल हो गया एक तरीके से। और जब एप्रिसिएशन हो रहा है तो बाकायदा एप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर रहे हैं। जबकि अब समझते हैं इसकी थ्योरी में क्या है, ठीक है। इसलिए इसकी स्टडी मटेरियल का वो स्पेसिफिक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। चलो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। क्या बोला है, द प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या बोला है, द प्रॉफिट एंड लॉस, द प्रॉफिट और लॉस अराइज ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो प्रॉफिट और लॉस अराइज होता है ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट। तो वो तो सिंपल सी बात है, उसमें नया क्या है कि डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट और लॉस होता है, तो वो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट माइनस करो। तो प्रॉफिट अगर अराइज हो रहा है तो रिकॉग्नाइज फुल्ली इन द रिवेन्यू अकाउंट। प्रॉफिट अराइज ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट अराइज ऑन डिस्पोजल तो रिवेन्यू अकाउंट में जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट अराइज ऑन डिस्पोजल रिवेन्यू अकाउंट में जाएगा। एक मिनट, प्रॉफिट अराइज ऑन डिस्पोजल रिवेन्यू अकाउंट में जाएगा। लॉस ऑन डिस्पोजल, तो लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉग्नाइज, वो भी रिवेन्यू में जाएगा। डिस्पोजल का प्रॉफिट और लॉस तो रिवेन्यू में जाएगा। अगर रिवेन्यू की बात करें तो डिस्पोजल अगर आप कर रहे हो, अब इन्वेस्टमेंट तो बचा नहीं, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये तो हमारा जाएगा रिवेन्यू में। हाउएवर, इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड इन एनी ईयर सब्सिक्वेंट टू ईयर ऑफ परचेज, तो अगर इन्वेस्टमेंट सोल्ड करा है, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट सोल्ड करा है, हाउएवर, तो हाउएवर को ऐसे चेंज है, हाउएवर इफ इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड सब्सिक्वेंट टू ईयर ऑफ परचेज, सोल्ड इन एनी ईयर सब्सिक्वेंट टू ईयर ऑफ परचेज। अब जो इन्वेस्टमेंट है अगर आपने सोल्ड किया इन एनी ईयर सब्सिक्वेंट टू ईयर ऑफ परचेज, तो लॉ उसमें भी तो डिस्पोजल होगा, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट जिस ईयर में करा, ठीक है, पर वो सोल्ड गया है सब्सिक्वेंट टू ईयर ऑफ परचेज, तो ऐसे केस में लॉस ऑन डिस्पोजल फर्स्ट चार्ज टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ऐसे केस में जो है लॉस फर्स्ट चार्ज टू प्रोविजन, तो ऐसे केस में लॉस रिवेन्यू में नहीं जाएगा, पहले चार्ज होगा प्रोविजन में। लॉस की बात करिए, लॉस ऑन डिस्पोजल इज चार्ज फर्स्ट अगेंस्ट द प्रोविजन। तो लॉस ऑन डिस्पोजल, वन सेकेंड, लॉस ऑन डिस्पोजल इज चार्ज फर्स्ट अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में चार्ज होगा टू द एक्सटेंट बैलेंस अवेलेबल, एंड द बैलेंस ऑफ लॉस, तो लॉस ऑफ डिस्पोजल इज चार्ज फर्स्ट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट बैलेंस अवेलेबल, एंड द बैलेंस ऑफ लॉस वो डायरेक्टली डेबिट होगा रिवेन्यू अकाउंट में। सो क्या समझे हम ये समझे कि देखो डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, समझ चुके हैं हम ये कि डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर प्रॉफिट हो तो बाकायदा रिवेन्यू अकाउंट में ही जाता है। देखो प्रॉफिट और जो होगा वो तो रिवेन्यू अकाउंट में जाएगा, पर अगर लॉस है तो सोचो इन्वेस्टमेंट का सेम ईयर में सोल्ड हो रहा है कि सब्सिक्वेंट ईयर में सोल्ड हो रहा है। सेम ईयर में सोल्ड हो रहा है, रिवेन्यू अकाउंट में चले जाएगा, पर अगर सब्सिक्वेंट ईयर में सोल्ड हो रहा है तो सबसे पहले उसको चार्ज करेंगे अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर बचा हुआ हम रिवेन्यू अकाउंट में ले जाएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखा जाए तो इन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला है ना, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है 1001 है 8000, जो एक्वायर करा था 30/10/16, मतलब ईयर जो है हमारा 16-17 है, ठीक है। कॉस्ट भी दे के रखा है 20 और 30, मार्केट वैल्यू 16-17 की 1932 हो गई। शो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्रीज, तो कुछ बेचा थोड़ी ना है, शो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्रीज, कुछ बेचा तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें कुछ बेचा नहीं है, तो कुछ डिस्पोजल की तो बात ही नहीं करिए, ना तो कुछ सोल्ड की बात करिए, बट फिर भी जो है इन्वेस्टमेंट जो है हमने तो बैंक से परचेस किया। अब सिंपल सी बात है कि डीवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है, डीवैल्यूएशन हो रहा है एक इन्वेस्टमेंट का,
तो हमको समझ में आ जाना चाहिए जब रिवैल्यूएशन में लोअर जा रहा है, जब रिवैल्यूएशन में लोअर जा रहा है मतलब कि इन्वेस्टमेंट तो सोल्ड होगा ना नेक्स्ट ईयर में। तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड होगा नेक्स्ट ईयर में, तो सबसे पहले चार्ज कर दो अंडर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सिंस इधर सोल्ड की तो बिल्कुल भी बात बिल्कुल भी नहीं करी है ये, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है पहले ये भी समझना पड़ेगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सी सोल्ड के पहले जो ऊपर नीचे होती है ना अमाउंट, वो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सोल्ड के नीचे, सोल्ड के पहले जो अमाउंट जा रहा है नीचे, तो वो होता है हमारा डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन, समझो। चार्ज अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो यार, डीवैल्यूएशन जो है हम उसको डेप्रिसिएशन में ले जाते हैं। डीवैल्यूएशन जो है वो डेप्रिसिएशन में जाता है, इधर डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन होता है, ठीक है ना। उसको डेप्रिसिएशन नॉर्मल टेंजिबल एसेट जैसा डेप्रिसिएशन मत समझो। वो जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो उसमें डेप्रिसिएशन की तो बात ही नहीं है। तो उस केस में जो है हमारा वो इन्वेस्टमेंट ऊपर हो जाता है, तो डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन में जाता है। और जो है हमारा रिवैल्यूएशन अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन में तो हमेशा जो है ये असेट बढ़ता है इससे, ठीक है। अब पॉइंट ये है, समझो, पॉइंट ये है कि जब डीवैल्यूएशन हुआ तो सोल्ड हुआ, सब्सिक्वेंट ईयर में डीवैल्यूएशन हुआ, तो डीवैल्यूएशन हुआ तो मैंने रिवेन्यू अकाउंट को तो कम कर दिया है, पहले से ही 10 से कम कर दिया है। तो कल को 190 में बिके तो रिवेन्यू पहले से ही 10 से कम है, कोई दिक्कत नहीं। पर 180 हो जाए तो हमको समझना पड़ेगा कि यार मैंने 10 से तो कम कर दिया है, ठीक है, मैंने उसको 10 से तो कम कर दिया है, पर अब 180 में बिक रहा है तो 10 और कम करना पड़ेगा। मतलब डीवैल्यूएशन में प्रूडेंस कंसेप्ट लगा के पहले से ही मैं रिवेन्यू धीरे धीरे खसका रहा हूँ। पर जब आती है रिवैल्यूएशन वाली बात, अपवर्ड रिवैल्यूएशन वाली, तो मैं रिवेन्यू को धीरे धीरे नहीं बढ़ाता, तो हमारा जो है रिवेन्यू वो धीरे धीरे नहीं बढ़ता। मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि रिवेन्यू धीरे धीरे नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर बढ़ता तो बाकायदा प्रॉफिट वाले केस में भी ऐसा बोल के रखते कि अगर लॉस जो है इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो रहा है सेम ईयर में तो जो है रिवेन्यू अकाउंट में चले जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो रहा है सब्सिक्वेंट ईयर में तो पहले तो किसी दूसरे अकाउंट में चार्ज होगा, तो ठीक है, जैसे इधर डेप्रिसिएशन है तो पहले किसी दूसरे अकाउंट में जाएगा फिर रिवेन्यू में जाएगा, ठीक है, बचा हुआ पोर्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिवेन्यू को धीरे धीरे बढ़ाते ही नहीं है, रिवेन्यू को धीरे धीरे बढ़ता ही नहीं है, उसको एक सेपरेट अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है, उसको एक सेपरेट अकाउंट में रखा हुआ है अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व। जो एप्रिसिएशन रिजर्व है अनरियलाइज्ड है। प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से उन्होंने डेप्रिसिएशन तो अभी बुक कर लिया, मतलब कि कल को जो है इन्वेस्टमेंट अपवर्ड पे बिका, तो ऐसे केस में एंट्री क्या होगी पता है? ऐसे केस में एंट्री होगी हमारा अपवर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ये अपवर्ड रियलाइजेशन रिजर्व है वो हो जाएगा हमारा डेबिट, ठीक है, क्योंकि उसका पैसा पूरा का पूरा पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, और फिर रिवेन्यू अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो वो जो है एक्सेस जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा रिवेन्यू अकाउंट में चले जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये हम समझ में आ गया कि एक अपवर्ड एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट बनेगा, ठीक है। वापस एक और क्वेश्चन करते समझ में आएगा, ठीक है। इसको तो जो है रिकॉर्ड कर लिया जाए। अब आती बात अगला क्वेश्चन, इन द प्रीवियस एग्जांपल सपोज दैट शेयर ऑफ बोथ द कंपनी वर डिस्पोज ऑफ। मानो कि शेयर ऑफ बोथ द कंपनी वर डिस्पोज ऑन 31/5। परचेस कब किए थे? 30/10 को करे थे और 31/5 को डिस्पोज कर दिए। ये क्या बात कर दी इन्होंने? 30/10 को इन्होंने परचेस करा, 30/10 को इन्होंने परचेस करा, तो 10,000 शेयर है, एक है 8,000 है, तो 30/10 को इन्होंने परचेस किया, ठीक है। मार्केट वैल्यू तो 30/10 को इसने एक्वायर करा, कॉस्ट थी दे के रखी है, मार्केट वैल्यू 1932 दे के रखा है। ये 17 होना चाहिए। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल सपोज करो बोथ द कंपनी वर डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31/5/16, रियलाइजिंग 18.5 पर ए लिमिटेड, 33.5 बी लिमिटेड। तो इधर अब क्या करें? अब देखो क्या होगा, इधर क्या करा इन्होंने, जो इसमें इन्होंने क्या बोला कि इन द प्रीवियस एग्जाम्पल सपोज करो शेयर ऑफ बोथ द कंपनी वर डिस्पोज्ड ऑफ, दोनों कंपनी के जो शेयर है वो बोथ कंपनीज ऑफ शेयर वर डिस्पोज ऑफ ऑन 31/5/2016, रियलाइज करते हुए, रियलाइजिंग
5 पर ए लिमिटेड के शेयर, 33.5 बी लिमिटेड के शेयर। इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्रीज हमको इसकी भी बतानी है। द फंड फॉर द अकाउंटिंग है 16-17। चलो ए की क्या है, ए की तो 20 रुपये वैल्यू है, ठीक है। मार्केट वैल्यू जो है अगर 10, मेरे को लग रहा है फिर 10-16, अगर 10-16 को इनकी 20 की वैल्यू है, 17 को इनकी जो है जो 20 की वैल्यू और 30 की वैल्यू है, अब वो होके 19 की वैल्यू और 32 की वैल्यू हो जाए तो 16-17 में हमने एंट्री समझी। पर इन द प्रीवियस एग्जाम्पल सपोज दैट शेयर ऑफ बोथ द कंपनी वर डिस्पोज ऑफ ऑन 31 मई को बोल रहे हैं कि डिस्पोज हो गया 16, मतलब कि 10-16 के भी पहले 18.5 में और 33.5 में। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, बीइंग 8000 शेयर्स ऑफ बी के तो 8000 शेयर है, बीइंग 8000 शेयर्स ऑफ बी एप्रिशिएटेड एट 2 पर शेयर, एप्रिशिएटेड एट 2 पर शेयर मतलब कि हमने जो है 10-16 को तो ठीक है 10-16 को एक्वायर किया था हमने, जो ये 30-10-16 को। अब ये बोल रहे हैं कि ये 18.5 इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। इधर क्या किया है कि इसमें थोड़ा सा अब इधर क्वेश्चन में ही अमेंडमेंट है। क्या है कि इधर अकाउंटिंग ईयर 17-18 की हमको पूछ रही है अकाउंटिंग, जो है 17-18 की पूछ रहे हैं हमसे अकाउंटिंग, तो 16-17 की नहीं पूछ रहे, अब ये 17-18 के पूछ रहे हैं। सी चलो तो देखो क्या है क्वेश्चन में, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल सपोज दैट शेयर ऑफ बोथ द कंपनी बोर्ड अगर डिस्पोज हुए हैं, अगर शेयर ऑफ बोथ द कंपनी डिस्पोज हुए हैं 31 मार्च 17 को, ठीक है। तो 31 मई 17 को अगर डिस्पोज हो गए तो सी समझो 20 की और 30 की हमारी पास वैल्यू थी, ठीक है। 20 की और 30 की वैल्यू थी, वो हमने 19 और 32 कर दिया। अब जो बिक रहा है वो ऐसा है कि अब वो 18.5 और 33 में जो है बिक रहा है, ठीक है, 33.5 पे समझो। इधर सबसे पहले जो अनरियलाइज है ये नोशनल एंट्री होती है, ये डमी एंट्री होती है, इसको हम रिवर्सल करेंगे। जो मैंने आपको पहले बोला था अनरियलाइज को हम रिवेन्यू में ले जाएंगे, नहीं वैसा नहीं, पहले हम जो है अनरियलाइज को ही इसको इन्वेस्टमेंट में वापस ले जाएंगे। हमने पहले दिखाया और बाकी वापस उसकी उल्टी एंट्री कर दी, तो अनरियलाइज एप्रिसिएशन रिजर्व टू हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया और वापस उसके इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया। तो जैसे हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और हमने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, ठीक है, तो हमने रिवर्स कर दिया इसको, ठीक है। अब तो मतलब कि हमारी जो वैल्यू थी, जो जिसके वैल्यू का एप्रीहेंशन हुआ है, वो वैल्यू तो अभी भी 30 पे ही अटकी पड़ी है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट अभी भी 30 पे रखा पड़ा है, क्योंकि वो बड़ा था और वो कम भी हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि जब 31 मार्च को बिका, तो यार सिंपल सी बात है, तो सी आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जब बेच रहे हैं, हम सब बेच रहे हैं, तो हमने 19 पे तो पहले से ही इन्वेस्टमेंट को वैल्यू कर लिया था। अगर आप देखें बी को, तो बी को तो हमने पहले ही जो है इन्वेस्टमेंट वैल्यू कर लिया था, हमने पहले ही हमने जो है रिवेन्यू इसका बुक कर लिया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने बना लिया था। 0.5 और कम हुआ है, ठीक है, तो 10,000 पे 0.5 और कम हुआ है, ठीक है। ये 5,000, तो ये 5,000 जो है ये एक्स्ट्रा रिवेन्यू में चार्ज हुआ है। तो क्या करा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10, ठीक है, और रिवेन्यू अकाउंट जो है एक्स्ट्रा आपका चार्ज हुआ है, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और रिवेन्यू अकाउंट दोनों जो है फिर लॉस ऑफ डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट में चले गए। और जो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये टोटल 15 बुक होते हुए बैंक अकाउंट डेबिट 185 लाख, क्योंकि 18.5 लाख पे जो है अब उसकी वैल्यूएशन हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 185 लाख, क्योंकि 18.5 तो 18.5 है और 10,000 शेयर है हमारे, तो 185 लाख, लॉस ऑन डिस्पोजल है 15 लाख और इन्वेस्टमेंट है 200 जो भी है 200,000, ठीक है। तो 185, 15 और 200, ठीक है, इस तरीके से एंट्री करिए। अब आती बात कि इन्वेस्टमेंट पे क्या करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट में तो डायरेक्टली हम रिवेन्यू अकाउंट कर लेंगे ना, इन्वेस्टमेंट में तो डायरेक्टली हम रिवेन्यू अकाउंट में चले जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट में क्या है, उधर पैसे आए हैं इन्वेस्टमेंट और डिफरेंस हमारा रिवेन्यू है। अब इधर इन्होंने गड़बड़ ये कर दी है कि इनको 240 लिखना था इधर, और साथ ही साथ इधर 36 लिखना था, इसको 240 लिखना था क्योंकि वो हो गया है रिवर्सल, ये 240 लिखना था और डिफरेंस इसको लिखना था, और डिफरेंस आया आपका ये 28,
तो इस तरीके से जो है हमारा ये कैलकुलेशन हुआ है, ठीक है। तो आप समझे हो कि किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा है, ठीक है। इसको मैं वापस एक बार मैं आपको वापस से वो बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व करें। इसको सम अप करने के लिए मैंने पर्टिकुलरली नोट एक क्रिएट करा है। होप सो ये करते समय इसका वीडियो स्टॉप नहीं हो जाए, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर स्टॉप हुआ तो मैं इसको नेक्स्ट में बताऊंगा। ओके, तो चलो, यह रिकॉर्डिंग तो नहीं रुकी, सो इसको ओके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सी, तो क्या बोला है इसमें कि इन्वेस्टमेंट जब हम परचेस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सी, मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन करता हूँ ताकि वो बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो उसकी। ओके, सो इन्वेस्टमेंट परचेस किया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बाकायदा इन्वेस्टमेंट परचेस किया था तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ही किया था, राइट। फिर देन इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हुआ, अगर अपवर्ड हुआ तो अपवर्ड वैल्यूएशन हुआ तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू यूएआर, यही हुआ था इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू यूएआर। और डाउनवर्ड वैल्यूएशन में क्या हुआ था कि यूएआर की जगह इन्होंने रिवेन्यू या पीएनएल अकाउंट में ले गए थे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट नहीं करते हुए रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करा, ठीक है। और फिर अगले साल यूएआर टू इन्वेस्टमेंट कर दिया इन्होंने। अपवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में पूरा उल्टी एंट्री कर दी, यूएआर टू इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जब इन्वेस्टमेंट बिक रहा है तो जो अपवर्ड वाला इन्वेस्टमेंट है, अपवर्ड वाला अगर सोल्ड हो रहा है तो अपर वाला सोल्ड हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू रिवेन्यू। जैसे हमारी बात हुई कि बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया टू इन्वेस्टमेंट टू रिवेन्यू, जो भी इनकम थी पूरी रिवेन्यू अकाउंट में चली गई। पर जो डाउनवर्ड वाला जो सोल्ड हो रहा है तो उसमें सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहले चार्ज करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ डिस्पोजल। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहले चार्ज किया, फिर रिवेन्यू अकाउंट बनाया, फिर टू लॉस ऑफ डिस्पोजल। और ये जो लॉस ऑफ डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये लॉस ऑफ डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से जो है पहले पूरे लॉस को बुक करा और बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन डिस्पोजल टू इन्वेस्टमेंट, ये करा जब सब्सिक्वेंट ईयर में सोल्ड हुआ है। तो अब अगर सेम ही ईयर में सोल्ड होता तो जो हमने बात करी है, अगर सेम ईयर में सोल्ड होता, क्योंकि ये तो तब बात हो रही है जब जो है ठीक है। हाउएवर इफ एन इन्वेस्टमेंट सोल्ड इन अ ईयर सब्सिक्वेंट टू द ईयर ऑफ परचेस, ये तो सब्सिक्वेंट ईयर में सोल्ड हो रहा है। अगर सेम ही ईयर में अगर सोल्ड होता, सेम ईयर में सोल्ड होता तो सिंपल सी बात है, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाते, तो आप रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाते। तो आप ऐसे केस में क्या करते हैं, अगर सेम ईयर में सोल्ड होता तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाते, बाकायदा जो बैंक से आपका पैसा मिल रहा है और जो डिफरेंस में जो लॉस है, लॉस ऑन डिस्पोजल टू इन्वेस्टमेंट बुक करते। अभी जो लॉस ऑन डिस्पोजल है आप इसको पूरा का पूरा रिवेन्यू अकाउंट में ले जाते हैं, आप अलग से रिवेन्यू अकाउंट में पीएनएल अकाउंट में ले जाते हैं, आप अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते ही नहीं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर आती बात इलस्ट्रेशन नंबर 5 की। इलस्ट्रेशन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है, ये भी समझते हैं, आ जाओ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 5 ओके। तो अब हमारी बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में फंड ने परचेस किया, अ फंड परचेस 10,000 डिबेंचर, फंड परचेस 10,000 डिबेंचर ऑफ अ कंपनी ऑन 1 जून। सी, 1 जून को परचेस किया है, 2016 को परचेस किया है, ठीक है। अब 1 जून 2016 को परचेस किया है 10,000 डिबेंचर 10.7 लाख के फॉर द 5,000 डिबेंचर ऑन 1 नवंबर, ठीक है भैया। 1 नवंबर को और परचेस करे हैं 5.45 लाख के, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10,000 डिबेंचर अगर आप परचेस कर रहे हो 10.7 लाख के और 5,000 डिबेंचर परचेस कर रहे हो 5.45 लाख के, तो डिबेंचर हमको समझना पड़ेगा कि 1 नवंबर को आप और परचेस कर रहे हो 5.45 लाख के और 10.7 लाख के, ये है। डिबेंचर कैरी कर रहा है कूपन 12% जो पेबल होगा मार्च और सितंबर में। तो 31 मार्च को कूपन पे होगा और उसके बाद सितंबर में 30 सितंबर को भी कूपन पे होगा, ठीक है। तो 31 मार्च और 30 सितंबर को कूपन पे होगा 12%। अब होता है, या अपन बोल सकते हैं 28 फरवरी 17 को फंड सोल्ड हो गया। तो 28 फरवरी को 17 को, ठीक है, 17 को क्या सोल्ड हुआ, ठीक है, फंड सोल्ड 6,000, तो 6,000 डिबेंचर सोल्ड हुए। तो सिंपल सी बात है, हमको समझना पड़ेगा ये 6.78 लाख में सोल्ड हुए हैं, तो 6.78 लाख में ये सोल्ड हुए हैं। अब सिंपल सी बात है, इसकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समझो, अब फंड जब हमने परचेस किया था 10,000 डिबेंचर 1 जून को परचेस किया था, ये तो देखो कि मार्च में इंटरेस्ट मिला था, तो कायदे से अप्रैल और मई का इंटरेस्ट जो है वो अप्रैल और मई का इंटरेस्ट
ठीक है। अब समझो 1 जून को है डिबेंचर परचेस क्या है, अगली रिकॉर्ड डेट इसकी क्या आती है, अगली रिकॉर्ड डेट आती है इसकी 30 सितंबर। जब 30 सितंबर में इसको इंटरेस्ट मिलेगा तो इसको इंटरेस्ट 6 महीने का मिलेगा, पर कायदे से वो 6 महीने के इंटरेस्ट के लायक नहीं है। 2 महीने का इंटरेस्ट तो जो है वो काटो, 2 महीने का इंटरेस्ट तो काटो, क्योंकि उसने दूसरे महीने के एंड से चालू किया, तो तीसरा चौथा पाँचवा छठा महीने का इंटरेस्ट के लिए वो लायबल है। बाकी 2 महीने का इंटरेस्ट काटो, तो इसने 2 महीने का इंटरेस्ट काटा। कैसे, मतलब कि 10,000 जो है हमारा डिबेंचर है, 10,000 डिबेंचर है, 10.7 लाख के है, तो सिंपल सी बात है 10.7 लाख के है, पर 10,000 डिबेंचर की अगर हम फेस वैल्यू देखें तो 100 है। ठीक है, इसका 12% कैलकुलेट करा, तो ये जो 12% कैलकुलेट करा है ये तो 12 महीने का है, हमने 2 महीने का निकाल के 20,000 इसका रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर वैल्यूएशन हो गया। फिर नवंबर की बात आती है, तो नवंबर में हमने डिबेंचर परचेस किया 5.45 लाख का, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अक्टूबर का इंटरेस्ट का वो लायक नहीं है, तो कल को 31 मार्च को जब इंटरेस्ट मिलेगा तब उसको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, पर अक्टूबर के इंटरेस्ट के लिए वो लायक नहीं है। वो लायक जिसके लिए नहीं है वो इंटरेस्ट काट दो। ठीक है, तो जो है हमारा अक्टूबर का, ठीक है, 1 महीने का, तो सिंपल सी बात है 5,000 हमने डिबेंचर परचेस करे थे, इंटू 100 का 12% निकालो, ये 12 महीने का है, 1 महीने का 5,000 आया, 5,000 के इंटरेस्ट का वो बिल्कुल भी लायक नहीं है। अब पॉइंट ये आता है कि जो इंटरेस्ट का लायक नहीं था वो लायक भी था जिसका, तो हमने वो काट दिया। अब रही बात कि जब हम इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, हमारे एसेट्स को बेच रहे हैं, तो उस केस में हम 6,000 बेच रहे हैं। ठीक है, 6,000 डिबेंचर बेच रहे हैं। अब हमको फंड के हिसाब से चलना पड़ता है, तो फंड में क्या होता है, आपकी वैल्यू जो है 10.7 माइनस 20,000, ठीक है, तो 10.5 लाख और 5,45,000 में से 5,000 माइनस किया तो 5,40,000, तो 10,50,000 प्लस 5,40,000, ये जो है 15,90,000 आया। तो 15,90,000 आया, तो 15,90,000 तो 15,000 से डिवाइड करोगे ना आप, आपके पास टोटल एसेट कितनी है, आप एनएवी निकालोगे ना, बेचने से पहले आप करंट एनएवी निकालोगे ना, तो एनएवी कितनी है आपकी है एनएवी 106, ऐसे 106 है आपकी वैल्यू, और आप बेच कितने में रहे हो, अब हमको नहीं पता कितने बेच रहे हैं, समझ लेते हैं। फंड सोल्ड कर रहा हूँ 6,000 में फॉर 6.78 लाख, तो 6.78 है, 6,78,000 डिवाइड बाई 6,000, 113 में, तो 1 मिनट, 6,78,000 डिवाइड बाई 6,000 सपोज करो। अब देखो समझो, अब फंड सोल्ड कर रहा है 6,000, ठीक है, अब वो 6,000 का जो है वो डिबेंचर सोल्ड करा, पर ध्यान रखो 6,000 को वो सोल्ड करा है 6.78 लाख में, तो 6.78 लाख इसकी वैल्यू नहीं है। आप समझो कि जो नवंबर में इंटरेस्ट बढ़ गया होगा, तो दिसंबर जनवरी फरवरी के वो इंटरेस्ट के वो लायक है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी के इंटरेस्ट के लिए वो लायक है, तो वो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट हटाओगे तो आपको डिबेंचर वाला कंपोनेंट समझ में आएगा। तो वही बात है कि जो आप 6,000 आप डिबेंचर बेचोगे, तो 6,000 इंटू 100 का आपने 12% किया, डिवाइड बाई 12 इंटू 3 करा, तो एक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि जो है आपने 6,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके हमारी 6 लाख की जो वैल्यू थी, इसका 12% डिवाइड बाय 12, 12% डिवाइड बाय 12, 12% डिवाइड बाय 12 करा, तो आपका 1 महीने का इंटरेस्ट आया। आपको बिक रहा है ये 28 फरवरी को, तो देखो सितंबर से तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने के इंटरेस्ट के वो लायक है, तो 6,000 1 महीने का है, तो 5 महीने का 30,000 है, बकायदा 30,000 जो है माइनस होगा, ये तो 30,000 इंटरेस्ट है। तो डिवेंचर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 6,48,000, 6,48,000 डिवेंचर की वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 6,000 करो, तो एक तरीके से 108 इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो 6,48,000 माइनस डिवाइड बाय 6,000, तो 108 इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो 106 की चीज़ को 106 की कॉस्ट को 108 पे बेच रहे हो, तो सिंपल सी बात है 2 पे ज़्यादा बेच रहे हो, तो 12,000 का प्रॉफिट आ गया। अब सिंपल सी बात है हमको समझना पड़ेगा कि जो हम बेच के जो हमको पैसा आ रहा है, तो वो तो 6,78,000 आ रहा है, 6,78,000 आ रहा है। इसमें जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है वो तो 30,000 है, बाकी है जो हमारा कैपिटल गेन है, ये हमारा प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है, ये हमारा कैपिटल गेन है। बोलो डायरेक्ट कैपिटल गेन, तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ये कैपिटल गेन है। तो इस तरीके से बाय बैलेंस जो है हमारा 9.54 आता है, और इस तरीके से हमारा ये इलस्ट्रेशन ओवर होता है। तो इसमें रिकॉर्ड डेट वाला अंडरस्टैंडिंग समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन की समरी को मेरे को अगर समड अप करना था, तो उसका ये था कि रिकॉर्ड डेट के 2 महीने बाद अगर ख़रीदा है, रिकॉर्ड डेट के 2 महीने बाद ख़रीदा है मैंने, 2 महीने के इंटरेस्ट का मैं लायक नहीं हूँ, या और रिकॉर्ड डेट के मैं 5 महीने बाद मैं बेच रहा हूँ, तो उसमें वो 5 महीने के इंटरेस्ट के मैं लायक हूँ।
तो इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर 5 इलस्ट्रेशन स्टडी मटेरियल के ओवर करे हैं। और अब हम जो है बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारा छठा इलस्ट्रेशन आएगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का, राइट। तो छठा हमारा जो आएगा वो आएगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का इलस्ट्रेशन। तो आई होप सो आपको इस हद तक कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। तब हमारा जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको क्या करेंगे हम, एक बेटर तरीके से एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट से बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको हम ऐसा करते हैं, इसको मैं वो पर्टिकुलर चार्ट बना दूंगा एंड हम उस चार्ट के साथ ना जो है वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन जो है हम प्रैक्टिस एनुअल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिले चला बट ठीक है, आप इंटू 2 करके देख लेना तो भी फटाफट हो जाएगा, 1 घंटे का ही है, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, राइट।